एक बार फिर मैं आप सबों के बीच सीटेट का एक नया बिंदु लेकर आया हूँ। राष्ट्रीय रमन सीटेट क्लासेस में जो नया बिंदु जो है ये अधिगम अक्षमता है, और इससे हर बार सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी व्यवस्थित ये टॉपिक है। जैसे समझना होगा, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इससे प्रश्न हिंदी सेक्शन में आएंगे, इससे प्रश्न किसी भी टीचिंग के सब्जेक्ट में आ सकते हैं। यानी वो हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, या इसके अलावा सीडीपी का पार्ट हो सकता है, या इसको छोड़ दीजिए सामाजिक विज्ञान हो, पर्यावरण का स्वरूप हो, या जो विज्ञान का स्वरूप है, इसमें भी इससे प्रश्न आते हैं कि अधिगम अक्षमता। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि अधिगम अक्षमता होती क्या है। अधिगम से तात्पर्य होता है सीखना, और अक्षमता से तात्पर्य होता है सीखने में आने वाली बाधाएं। अर्थात किसी न किसी बाधा के कारण हम में अक्षमताएं आ गई हैं, कोई ना कोई ऐसी विकृतियां हैं जो हमें सीखने नहीं दे रही हैं, अधिगम करने नहीं देती हैं, उसे ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। लेकिन सबसे पहले अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक सैमुअल क्रिक ने सन 1963 ईस्वी में सबसे पहले अधिगम अक्षमता शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया, और उसके बाद से अमेरिका संयुक्त समिति जो थी, अर्थात अमेरिकी संयुक्त समिति जो अधिगम अक्षमता पर काम करने लगी, उसने अधिगम अक्षमता को परिभाषित किया। 1994 ईस्वी में उसने परिभाषित करते हुए कहा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, अर्थात हमारी जो ये नाड़ीय संस्थान है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें यदि कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो पूरा सिस्टम ही हमारा नर्वस हो जाता है, हम सीख ही नहीं पाते हैं, हमें अधिगम अक्षमता आ जाती है। वही स्वरूप अधिगम अक्षमता है जो अधिगम अक्षमता को जन्म देने का काम करती है, बालक सीख नहीं पाता है। और इसी अमेरिकन संयुक्त समिति ने ही अधिगम अक्षमता के 4 प्रकार बताए, जिसके बारे में आप जानते हो, पठन है, मौखिक है, लेखन है, और आखिरी में उन्होंने गणितीय अक्षमता को बताया है। तो बारी बारी से हम इसी अक्षमता के बारे में समझेंगे, उसकी विशेषता को समझेंगे। तो पहली अक्षमता जो है अधिगम अक्षमता के तौर पर है पठन अक्षमता, यानी पढ़ने के दौरान किन किन कठिनाइयों का हम सामना करते हैं। अब पढ़ते हैं और पढ़ ही नहीं पाते हैं, इसके लिए भी इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, और इसके अलावा अपवाद तौर पर एक और विभाग बताया गया है इसका, जो है हाइपरलैक्सिया। ऐसे मूल रूप से इसे एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में विभाजित किया गया है, लेकिन इसके एक और भाग जोड़े गए हैं जो है हाइपरलैक्सिया। तो पहले हम एलेक्सिया को समझेंगे, फिर डिसलेक्सिया को समझेंगे, फिर हाइपरलैक्सिया को समझेंगे। ये तीनों के तीनों ही पठन अक्षमताएं हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि पठन अक्षमता जिस भी व्यक्ति में होगा वो बालक तीनों ही मानसिक रोग से त्रस्त होगा या ग्रस्त होगा। कोई एक मानसिक रोग हो सकता है जिसके कारण उसमें अधिगम अक्षमता पाई गई होगी, बालक पढ़ नहीं पा रहा होगा, ये मानसिक रोग है। और इसी रोग के कारण, इन एलेक्सिया, डिसलेक्सिया या हाइपरलेक्सिया के कारण ही बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उसकी जब समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर मौखिक अक्षमताएं आएंगी ही, व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्वरूप एलेक्सिया, यानी इसे सीखने की अयोग्यता कहते हैं। यानी सीखने की अयोग्यता, अर्थात इसमें पढ़ने या सीखने की क्षमताएं जो है हमारी, वही लुप्त हो जाती हैं, क्षमताएं ही लुप्त हो जाती हैं, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार के मानसिक रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसे वर्ड ब्लाइंडनेस भी कहते हैं या एक्यूरेट डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। यहां आप ध्यान रखिएगा, सीटेट में पूछ सकता है वर्ड ब्लाइंडनेस के रूप में किसे जाना जाता है, आपका सीधा जवाब होगा एलेक्सिया। या एक्यूरेट डिसऑर्डर के रूप में किसे जाना जाता है, आपका सीधा जवाब होगा एलेक्सिया। क्योंकि ये एलेक्सिया सीखने की अयोग्यता है, इसमें हमारी जो सीखने की क्षमताएं हैं, जो अधिगम करने की क्षमताएं हैं, वही लुप्त हो जाती हैं, हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। दूसरा स्वरूप आता है इसमें डिसलेक्सिया, अर्थात लिखित भाषा की दृश्यता में कठिनाई या उल्टा पढ़ देना। अर्थात जैसे श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, इसे देखने में कठिनाई होगी जो प्राणी डिसलेक्सिया नामक मानसिक रोग से ग्रसित होगा। वो देख ही नहीं पाएगा बेहतर ढंग से, दृश्यता ही नहीं हो पाएगी, बेहतर ढंग से नहीं देख पाएगा। और जब बेहतर ढंग से नहीं देख पाएगा तो हो सकता है वो विपरीत दिशा में पढ़ ले, उल्टा पढ़ ले, उसे उल्टा पढ़ लेगा, गलत पढ़ लेगा। जैसे लिखा होगा राम और पढ़ लेगा वो मरा।
क्योंकि वो विपरीत दिशा में पढ़ रहा है, दृश्यता का अभाव है, बेहतर ढंग से वो उसे देख ही नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो उल्टा ही पढ़ देता है। और इस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग यानी डिसलेक्सिया का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ वर्लिन ने किया था 1887 ईस्वी में। इन्होंने ही बताया कि डिसलेक्सिया भी कोई शब्दावली है, डिसलेक्सिया भी कोई शब्द है, डिसलेक्सिया भी कोई एक मानसिक बीमारी है, और इसमें बालक शब्दों या अक्षरों में भेद ही नहीं कर पाता है। अर्थात इतने ये ग्रसित होते हैं कि शब्द और अक्षर में भेद नहीं कर पाते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, अर्थात एलेक्सिया को हम एक्यूरेट डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं, इसे जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। इसके बाद विद्वानों ने एक और इसमें जोड़ दिया है जो है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया यानी कहिए शब्द का अवबोध ना होना, अर्थात शब्द को समझ ही नहीं पाएगा, या श्यामपट पर जो लिखित शब्द होगा वो या तो छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा। अर्थात मानसिक रोग से ये प्राणी इतने ग्रसित होंगे कि ये शब्द या तो इन्हें छोटे दिखाई पड़ेंगे या बड़े दिखाई पड़ेंगे, जो मूल रूप से ग्रसित होंगे किससे? हाइपरलेक्सिया से। इसके बाद आता है दूसरे स्वरूप में जो अमेरिकी संयुक्त समिति ने अक्षमता के प्रकार दिए हैं, मौखिक अक्षमता। अर्थात बात करने, संवाद करने की अक्षमता होगी, अपने विचारों को दूसरे तक प्रेषित करने की अक्षमता होगी, ठीक ढंग से रख नहीं पाते होंगे। अब यदि हम अपने बातों को किसी के सामने बेहतर ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर हम मानसिक रोग से ग्रसित हैं, और वही मानसिक रोग है अफेजिया, जो मौखिक अक्षमता के तहत आता है। एक को कहते हैं अफेजिया और दूसरे को कहते हैं डिस्फेजिया। यानी अफेजिया और डिस्फेजिया दो रूपों में ये भी विभक्त है। अब अफेजिया क्या है? तो अफेजिया भाषा विकार है, या यूं कहिए कि संवाद करने की अक्षमता है। हम एक दूसरे से विचार ही नहीं कर पाते हैं, अपने बातों का अपने विचारों का संप्रेषण ही नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को रख ही नहीं पाते हैं सामने वाले के सामने। यदि ऐसा हो रहा है तो वो अफेजिया है, या भाषा विकार, भाषा दोष होगा। हम बातों को रखते हैं पर शब्द का बेहतर प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते हैं, गलत शब्द निकल जाते हैं, उसके अर्थ विकृत हो जाते हैं, अर्थात भाषाई विकार हम में होता है। इसके अलावा इसमें मौखिक क्षमता में डिस्फेजिया आता है। डिस्फेजिया से तात्पर्य होता है कि संवाद करने के दौरान विशेष शब्द को नहीं समझ पाना, अर्थात व्यक्ति विशेष आपके सामने शब्दावली का ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर देगा जिस शब्द को आप समझ ही नहीं पाओगे। आपके मस्तिष्क में यह समझ ही विकसित नहीं होगी कि सामने वाला पर्सन आपसे क्या बोल गया, अर्थात उसकी समझ विकसित नहीं होती है। और दूसरा, यदि आप अपनी बातों को उसके सामने रखते भी हो ना, तो आप व्यवस्थित शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते हो, घिसे बेटे शब्दों का प्रस्तुतिकरण कर देते हो। आपके विचारों में मौलिकता, लचीलापन नहीं हो पाती है, आप अपने भावों को बेहतर रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। और इसका यदि विकृत रूप होगा, इससे भी ज्यादा विस्तार हो जाएगा, तो उसे विद्वानों ने कहा है कि ये एपेसिया है, अर्थात ये डिस्फेजिया का विकृत रूप है, जो एपेसिया है, जो और विकृत हो जाता है। इसके बाद अमेरिकी संयुक्त समिति तीसरी अक्षमता की बात करती है, वो है लेखन अक्षमता। इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं डिस्प्रेक्सिया, दूसरे को कहते हैं डिस्ग्राफिया, तीसरे को कहते हैं अप्रेक्सिया और चौथे को कहते हैं अग्रेफिया। यानी इन 4 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला है डिस्प्रेक्सिया, यानी लेखन अक्षमता से तात्पर्य है कि लिखने में हम अक्षम होंगे, हम लिख ही नहीं पाते होंगे, बेहतर ढंग से लिखना हमसे नहीं होगा। डिस्प्रेक्सिया यानी सूक्ष्म मोटर समस्या या गतिविधि समस्या। सूक्ष्म मोटर समस्या मतलब बोले छोट छोट बारीकी के नहीं क्या पहना है। अब जैसे देखो, हमारी पेन है और ये हाथ है, अब हम अ यदि लिखबे तो हमरा पहले एकरा अंदर के क्षमता बनवे पड़ते। अब इस प्रकार की समस्या होगी, मानसिक रोग से हम ग्रसित होंगे तो हम पेन को ठीक से तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो लिखेंगे कैसे? यानी डिस्पेक्सिया जो सूक्ष्म मोटर समस्या है या गतिविधि समस्या है, इससे जो बालक ग्रसित होगा, इस मानसिक रोग से जो ग्रसित होगा, वो बालक ना तो सही से पेन को पकड़ पाएगा और ना ही लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां है ना, ये जो मांसपेशियां हैं, ये कठिनाई का अनुभव करेगी, तो हाथ स्थिर ही नहीं हो पाएगा, तो वो लिख कैसे पाएंगे? अर्थात पेन को पकड़ ही नहीं पा रहे, तो लिखना तो इस पेन से ही है ना, तब पेन ही नहीं पकड़ पाएंगे तो लिखना तो संभव ही नहीं है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है डिस्ग्राफिया। रुकिए, पहले मैं इसे बोर्ड पर से मिटा दूं, फिर दूसरे को लिख देता हूं कि डिस्ग्राफिया क्या है। अब हम दूसरे की ओर आ जाते हैं, डिस्ग्राफिया। अर्थात डिस्ग्राफिया भी एक लेखन अक्षमता ही है। तो डिस्प्रैक्सिया के बाद डिस्ग्राफिया का आता है कि ये वर्तनी कठिनाई है,
या यूं कह सकते हैं कि आप लिखते हो तो आपकी लेखन खराब होती है, अर्थात खराब हस्तलेखन होता है, या विचारों को हम बेहतर ढंग से लिपिबद्ध नहीं कर पाते हैं, व्यवस्थित तौर पर लिख नहीं पाते हैं, यहां तक कि लड़की को हम लकड़ी पढ़ लेते हैं। अर्थात लड़की को हम लकड़ी पढ़ भी लेंगे और लिख भी देंगे। यानी डिस्ग्राफिया का स्वरूप कहता है कि हमारी वर्तनी कठिनाइयां हैं, हम वर्तनी को बेहतर ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मात्रा बिगड़ती है और लड़की को लकड़ी लिखते हुआ पढ़ते हैं, खराब हस्तलेखन होता है, हमारी राइटिंग खराब होती है। अर्थात जो बालक डिस्ग्राफिया नामक मानसिक रोग से ग्रसित होगा उसकी वर्तनी खराब होगी, लिपिबद्ध अपने विचारों को नहीं कर पाएगा और खराब हस्तलेखन भी होगी। और लड़की को लकड़ी, लड़का को लकड़ा पढ़ेगा, वकरी को वकरा पढ़ देगा, अर्थात उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, वो सही रूपों में उसका प्रस्तुतिकरण नहीं करेगा। इसके बाद आता है लेखन में ही अप्रेक्सिया। अब अप्रेक्सिया कहता है कि लेखन और वादन ये दोनों गामक कठिनाई है, कि लिखने में भी कठिनाई है और विचारों के संप्रेषण में भी इसमें कठिनाई है। अर्थात बालक पेन ले लेगा, पेन लेकर लिखना वो चाहेगा, परंतु उसका मस्तिष्क कहेगा नहीं रुको अभी नहीं लिखना है, यानी मस्तिष्क मना कर देगी। बालक बोलना चाहेगा, जीभ उठाना चाहेगा, लेकिन जीभ का ओठ से समन्वय नहीं कर पाएगा, मस्तिष्क कहेगा कि बात ही नहीं करना है, विचारों को संप्रेषित नहीं करना है। अर्थात इस प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित बालक पेन लेगा, पर मानसिक क्षमता के कारण उसकी मस्तिष्क कहेगी कि इस कार्य को नहीं करना है, तो बालक उस कार्य को नहीं करेगा। अर्थात पेन लेकर के भी नहीं लिखेगा, जीभ और ओठ का समन्वय नहीं कर पाएगा। और आखिरी इसमें आता है अग्रेफिया। अग्रेफिया से जो ग्रसित बालक होगा वो सुनकर नहीं लिखता है। अर्थात सामने वाले मान लिया जाए कि एक व्याख्याता व्याख्यान दे रहा हो और बच्चे को कहेगा कि लिखते चलो, जैसे जैसे मैं बोलते चलता हूं आप सुन सुनकर लिखते चलो, बस वो बच्चे नहीं लिख पाएंगे। जो अग्रेफिया नामक मानसिक रोग से ग्रसित होंगे, इस प्रकार की लेखन अक्षमता जैसी मानसिक रोग उनमें होगी, तो वो बालक सुनकर के नहीं लिख पाएंगे, उन्हें लिखा हुआ ही उनकी कॉपी पर चाहिए, वो सुनकर के नहीं लिख पाएंगे, अर्थात वो अग्रेफिया से ग्रसित होंगे। इसके बाद अमेरिकी संयुक्त समिति ने ही चौथी अक्षमता की बात की है, अधिगम अक्षमता की, वो है गणितीय अक्षमता। अर्थात जब बालक गणित को पढ़ने लिखने, गणितों के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को समझने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो वैसा बालक गणितीय अक्षमता से ग्रसित होता है। और इसके भी 3 रूप दिए, अर्थात गणितीय अक्षमता के 3 प्रकार इन्होंने बताया। एक को बताया लैक्सिल डिस्कैल्कुलिया, दूसरों को बताया ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, और तीसरा हुआ वर्बल डिस्कैल्कुलिया। अर्थात 3 रूपों में विकसित किया। तो सबसे पहले लैक्सिल डिस्कैल्कुलिया। लैक्सिल डिस्कैल्कुलिया नामक मानसिक रोग से अर्थात गणितीय अक्षमता से जो ग्रसित बालक होगा, वो बालक गणितीय संख्या व प्रतीकों को पढ़ने तथा समझने में कठिनाई का अनुभव करेगा। यानी गणित की संख्या है 2, 4, 6, 8, या प्रतीक चिन्ह में प्लस माइनस गुना भाग या पाया पाई, इसे बच्चा नहीं समझ पाएगा, ना तो इसे पढ़ पाएगा और ना ही इसकी बौद्धिक क्षमता उसमें विकसित होगी, उसे समझ नहीं पाएगा, उसकी समझ उसमें विकसित नहीं होगी। तो इस प्रकार के बालक मानसिक तौर पर गणितीय क्षमता में लैक्सिल डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित होंगे। यदि बच्चा जोड़ घटाव गुना भाग के चिन्हों को नहीं समझ पा रहा है, या गणित की जो विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं उसे नहीं समझ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो बालक लैक्सिल डिस्कैल्कुलिया नामक मानसिक रोग का शिकार है। दूसरा ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, यानी यहां पर बालक गणितीय प्रतीकों को लिखने में अक्षम है। यानी जोड़ घटाव गुना भाग, ये जो गणितीय प्रतीक हैं, गणितीय चिन्ह हैं, इन चिन्हों को वो लिखने में अक्षम है, परंतु उसे समझ जाता है। वो ये समझ लेता है कि ऐसे जो लिखा हुआ है ना, ये पाई है, इस प्रकार से जो दिया हुआ है ब्रैकेट का निशान है, ये भिन्न का जोड़ होगा, इसे समझ लेगा, पर उसे लिख नहीं हो पाएगा। यदि बालक गणितीय प्रतीकों को समझ रहा है लेकिन लिख नहीं पाता है, तो निश्चित तौर पर वो बालक ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित है। और आखिरी में अमेरिकी संयुक्त समिति कहती है कि यह चौथा जो गणितीय अक्षमता है, इसमें तीसरा प्रकार है वर्बल डिस्कैल्कुलिया, यानी बालक पढ़ और लिख सकता है। वर्बल डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित बालक पढ़ और लिख सकता है गणित के क्षेत्रों में, परंतु समझ नहीं सकता है।
अर्थात यूं कहिए कि वो दृश्यता उपस्थित नहीं कर सकता है, उसकी समझ नहीं विकसित हुई है, वो उसके बारे में अपनी ओर से व्याख्यान नहीं दे सकता है। सिर्फ पढ़ लिया, लिख लेगा, पढ़ भी लेगा, लिख भी लेगा, लेकिन उसे समझा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि स्वयं ही उसने नहीं समझा है, अर्थात दृश्यता को उपस्थित नहीं कर सकता। इस प्रकार से अधिगम अक्षमता हमारी समाप्त हो गई है। अब लास्ट टॉपिक हिंदी का बचा है, वो है भिन्न भाषाई कक्षा की चुनौतियां, यानी बहुभाषिकता अब हमें पढ़ना है। तो बहुभाषिकता जो लास्ट हिंदी का हमारा लेक्चर होगा सीटेट से संबंधित, तो उसे हम अगली कड़ी में लाएंगे इस वीडियो के बाद। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, और यदि क्लास मेरा बेहतर लगे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी सलाह दीजिए कि वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उसी के आधार पर मैं मोटिवेट होऊंगा और अगली वीडियो को लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही मेरे इस चैनल को मेरे चैनल के माध्यम से दिए जा रहे जितनी भी वीडियोज हैं, यदि वो अच्छा लगता है तो उस पर लाइक का भी बटन जरूर दबाएं। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।